हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन जनवरी 2023 की आप लोगों के सामने है। और इसमें बेसिकली आप देखो तो लिखा हुआ है कि ए स्नैपशॉट फ्रॉम द ईयर 2022। तो 2022 के जो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं साइंस के क्षेत्र में, ओके, जो हमें सिविल सर्विसेज के हिसाब से भी याद रखनी है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो उनको देखने की कोशिश करते हैं। और साथ में कुछ बड़े आर्टिकल हैं, लाइक आर्टेमिस 1 के बारे में है, ओके, या जीन एडिटिंग क्रॉप्स के बारे में है। वो सब आर्टिकल्स भी जो हैं वो कवर किए जाएंगे। इसकी अगर आपको पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी लेट्स क्रैक इट आईएएस वाली टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले एडिटोरियल आता है। और इस एडिटोरियल में एक इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि करंट इशू है उसकी बात की गई है। इसका नाम है चैट जीपीटी, ओके, CHAT और आगे है GPT। बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ओके, किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन कंटेंट राइटिंग, ओके। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। इस चीज़ को पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। और ये करता क्या है, ये जो है वो आपकी थिंकिंग के बेस पर, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपकी थिंकिंग के बेस पर आप कैसा लिखोगे उस चीज़ को ऑटोमेटिकली लिख करके देता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल शशि थरूर जी की बात करें तो उनका ये चैट जीपीटी वाला जो राइटिंग पैसेज है वो रिलीज़ किया गया था। तो वो कैसे लिखते हैं, उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है लिखने की, ओके। तो उसी लैंग्वेज को चैट जीपीटी के माध्यम से जब एनालाइज किया गया, लिखा गया, तो वो सेम टू सेम ऐसा ही निकल करके आया जैसा कि वो रियल लाइफ में लिखते। अब इसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, थ्रेट फॉर जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट क्या है, उनकी लैंग्वेज की सारी बात होती है। जर्नलिस्ट की बातें वही होती हैं लेकिन लैंग्वेज जो लिखने का तरीका है वो अलग होता है। तो वो लिखने का जो तरीका है वो अब चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पर जो है वो निकाला जा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या जो है वो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर आ गई, या स्कॉलर्स हो सकते हैं, ओके। तो उनके लिए खतरा जो है वो यहाँ पर है। मतलब उनकी राइटिंग इस तरीके की जो सोचने की क्षमता है वो अब कोई और, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी हासिल कर सकता है, ओके। तो नवंबर 2022 में इस टूल को बेसिकली जो है वो लॉन्च किया गया। और लॉन्च किया गया बाय, और डेवलप देखो किसके द्वारा किया गया, ओपन एआई कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो लिखा हुआ क्या है, चैट जीपीटी कैन जनरेट कंटेंट बेस्ड ऑन रिटन प्रॉम्प्ट्स, ओके। तो आपके लिखने की क्या शैली है, कैसा सोचते हैं, उस सब के बेस पर जो है ये आपका कंटेंट को जनरेट यहाँ पर करता है। सारी की सारा जो आपका कह सकते हैं कि गूगल है, ओके, उस पर से सारा डाटा जो भी हो सकता है आपके लिखा हुआ, ओके, उस सब को एनालाइज करके वहाँ से इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स वगैरह हैं उनको सबको उठा करके, ओके, तो पूरे जो आपका इंटरनेट है उस सबको एक्सेस करने का काम। और ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होंगी और आपको एक ऐसे जो है वो लिख करके यहाँ पर दे देगा जो कि वेल सूटेड यहाँ पर होगा, ओके। तो ये है इस तरीके की, और बहुत सारे यूज़र्स इसको जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये ओपिनियन वगैरह के लिए या मार्केटिंग वगैरह के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो एआई ड्राइवन ये कंटेंट जनरेटर इस तरीके से यहाँ पर निकल करके आता है। तो थोड़ा सा याद रखना है, पीटी में बस इतना क्वेश्चन बन सकता है कि चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ईजी सा क्वेश्चन निकलेगा, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जो बड़ी खबरें यहाँ पर हैं, मतलब पिछले 2022 में क्या क्या बड़ा काम यहाँ पर हुआ, साइंस एंड टेक में क्या क्या ब्रेक थ्रूज देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में बताया गया। इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल अलग से भी कवर किया गया है, तो वहाँ पर और देख लेंगे। बट अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि ये आर्टेमिस 1 जो है वो नासा का मिशन है, ओके, और स्पेस लॉन्च सिस्टम का पार्ट हो जाता है। आर्टेमिस 1 मिशन इसका पूरा नाम है। और ये जो है वो आपका दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट निकल करके आया। इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया ओरियन स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए, ओके। और फिर ये स्पेस सेंटर कौन सा था ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि ये एक तरीके से नासा का पहला इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट है। मार्स मून से होता हुआ मार्स की तरफ को जाएगा, ओके। तो इंटीग्रेटेड मतलब सिर्फ मून के लिए नहीं है,
सिर्फ मार्स के लिए नहीं है, दोनों के लिए। ओके, तो ये एक तरीके से मून टू मार्स एक्सप्लोरेशन अप्रोच का हिस्सा यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड या मून टू मार्स एक्सप्लोरेशन। तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसके ज़रिए हमें जो है वो मदद मिलेगी कि नासा जो है वो इसके ज़रिए फर्स्ट लेडी और द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून सरफेस सर्विंग एज एन स्टेपिंग स्टोन फॉर अ लॉन्ग टर्म लूनर प्रेजेंस। तो ये कुछ पॉइंट जो अभी इसके बारे में पूरा आर्टिकल है डिटेल में, तो सब चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे छोड़ा गया और क्यों छोड़ा गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो एक नई स्टडी हुई है जिसने जो फर्स्ट स्टार हैं, ओके, यूनिवर्स के जो सबसे पहले स्टार हैं उनकी खोज यहाँ पर की है, उनकी प्रेजेंस का एविडेंस जो है वो यहाँ पर पता कर लिया है। तो ये जो अर्लीस्ट स्टार है यूनिवर्स में, इनका नाम है पॉपुलेशन 3। ओके, तो ये एक तो नाम याद रखना है आपको, और एक तरीके से ये जो अर्लीस्ट स्टार हैं इनका कह सकते हैं कि जो एविडेंस है कि ये एग्जिस्ट करते थे, वो एविडेंस यहाँ पर जो है वो पता लग चुका है। ओके, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह के ज़रिए जो भी स्टार्स बाद में आपके कह सकते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में गए होंगे, फिर वो आगे तब्दील हुए होंगे आपके वाइट ड्वार्फ के अंदर या न्यूट्रॉन स्टार के अंदर। ओके, तो ब्लैक होल वगैरह के अंदर में वो सब चीज़ों के ज़रिए जो है वो पता लगा लेते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें और कुछ आपके जानने का है ही नहीं। इसके अलावा आगे बात करें तो एन एस्ट्रॉइड किलिंग डायनासोर्स स्पार्क अ ग्लोबल सुनामी। तो आपको पता है मैक्सिको के अंदर में जो युकटान पेनिनसुला है ये वाला, ओके, वहाँ पर आपका लगभग 66 मिलियन ईयर एगो एक बड़ा जो है वो एस्टेरॉयड यहाँ पर गिरा था। तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि भाई डायनासोर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, और उसी की वजह से ग्लोबल सुनामी भी यहाँ पर आई थी। ये सब बातों के ऊपर स्टडी चलती रहती है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए युकटान पेनिनसुला के बारे में और ये किस तरीके से जो एस्टेरॉयड यहाँ पर गिरा था उसके बारे में। ओके, इससे ज़्यादा कोई स्कोप यहाँ से नहीं निकलता। आईआईटी मद्रास और नासा जो आपका जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है, उसके रिसर्चर्स ने स्टडी किया है माइक्रोबियल इंटरेक्शन ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो बेसिकली बहुत सारे माइक्रोब्स यहाँ पर मौजूद होंगे। सिंपल सी बात है, माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ भी हैं, तो स्पेस स्टेशन में भी वो मौजूद होंगे। उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करने का काम यहाँ पर हुआ है। प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में भी इसका कोई स्कोप यहाँ पर नहीं बनता, बट ये हमें जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि भाई स्पेस स्टेशन को कैसे डी इन्फेक्ट किया जाए, मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले और माइक्रोब्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। उन सबको देखने के लिए ये माइक्रोब्स की स्टडी यहाँ पर जो है वो की जा रही है, बाकी हमारे काम का ज़्यादा नहीं निकलता। इसके बाद बात करें तो इसरो का मल्टी सैटेलाइट मिशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, और ये हमारा पहला कमर्शियल मिशन है। अक्टूबर 2022 में जो है वो इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया। इसरो का जो हैवीएस्ट रॉकेट है LMV-3M2, इसने इसको लॉन्च किया। ओके, इसने जो आपकी कमर्शियल मिशन है, मल्टी स्टेट मिशन है, मल्टी सैटेलाइट मिशन है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया। और साथ में आप देखो तो वन वेब के 36 सैटेलाइट भी इसके अंदर में थे, और लो अर्थ ऑर्बिट में इसको जो है वो लॉन्च किया गया। सिंपल सी बात है, इससे हमारा जो कह सकते हैं कि स्पेस सेक्टर है उसमें बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कह सकते हैं कि स्पेस डिप्लोमेसी में देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है जब आप लिख रहे हो स्पेस डिप्लोमेसी के बारे में, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इन चीज़ों को लिखने की कोशिश कर सकते हो। प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन निकलने के चांसेस नहीं हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो चंद्रमा पर सोडियम का कंटेंट, उसकी मात्रा को मैप करना चंद्रयान 2 ने शुरू कर दिया है। हर एक प्लेनेट पर कुछ ना कुछ मेटल्स जो हैं वो होंगी, तो मून पर भी सोडियम यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और वो कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है उसकी मैपिंग जो है वो चंद्रयान 2 के द्वारा की जा रही है। चंद्रयान 2 के बारे में साइंस रिपोर्टर में पहले भी पढ़ाया है। इसके अंदर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है या फिर क्लास नाम के जो उपकरण है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, और उन्होंने मून के सरफेस पर पहली बार सोडियम की जो एबंडेंस है उसको यहाँ पर मैप करना शुरू किया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 2 की सफलताओं के बारे में, तो
इस चीज़ को नोट करना है। बाकी प्रीलिम्स में यहाँ से कोई पॉइंट निकलने के चांसेस नहीं है। ओके, तो मेंस में ही आएगा चंद्रयान 2 उसकी सफलताएं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मून के सतह पर और भी इस तरीके की जो एल्काली मेटल हैं वो भी मिल सकती हैं, इस चीज़ के ऊपर आगे डिस्कवरी जो है वो चलेगी, बट फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है। और इसके बाद आगे चलते हैं और ये आर्टिकल निकल करके आता है, इसमें लिखा हुआ है नासा का फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन डार्ट। ये बहुत न्यूज़ में रहा और इसने पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेस में जो एस्टेरॉइड्स धरती की तरफ आ रहे थे उनकी दिशा को चेंज यहाँ पर कर दिया, उनकी गति में परिवर्तन भी यहाँ पर कर दिया। ओके, तो एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है डायमॉर्फस और ये अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसको यहाँ पर इसकी दिशा को ख़त्म कर दिया और इस कह सकते हैं कि मिशन का नाम था डार्ट मिशन, यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नाम सही है, आप एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को री कर रहे हो, मतलब उसको चेंज करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे जो इम्पैक्ट है जो उस एस्टेरॉइड का यहाँ पर पड़ता वो यहाँ पर अब नहीं पड़ेगा। और ये डिफ्लेक्शन जो है वो देखने के लिए मिला है कि कैसे हम जो है वो इस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ह्यूमंस हैव पर्पजली चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ये पॉइंट याद रखने का है, मैंने हाईलाइट भी किया है। प्रीलिम्स में भी इस तरीके को ऐसे दे सकता है, मतलब कि डार्ट मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन से कथन सही है, ऐसे भी दे सकता है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाकी नीचे कुछ काम का नहीं है। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया गया है, जो आपके ब्लैक होल जेट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उनके ऊपर स्टडी करने के लिए, उनकी जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने के लिए जॉइंट मिशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें तो ये सब नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ और साइंटिस्ट जो हैं वो इसके पीछे की जो मिस्टीरियस मैकेनिज़्म है कि कैसे यूनिवर्स के अंदर में बहुत तेज़ लाइटें अचानक से चमकती हैं। आपको पता है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो अपने अंदर से, मतलब उनमें हाई ग्रेविटी होती है। ओके, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो लाइट को भी अपने से बाहर नहीं जाने देते, लाइट भी वहाँ से जो है वो निकल नहीं सकती। तो लाइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके की लाइट्स ब्लैक होल से लगातार आती रहती हैं और इसीलिए सिर्फ इसी वजह से ब्लैक होल्स को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही सब जो चीज़ें हैं उनकी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी हैं जो काफ़ी एक्सप्लोजिव हैं। ओके, उनमें भी बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पर निकलेगी, जिनको आपका ब्लेजर्स कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये दोनों जो हैं वो एक तरीके से हाईली एनर्जेटिक बीम्स हैं जो कि निकल करके आती हैं, और इसमें नासा ने IXPE के साथ कोलैबोरेशन किया है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट देखते रहो कि क्या क्या काम जो हैं वो हो रहे हैं या चल रहे हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके बारे में 1000 बार पढ़ा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसने जो है वो रिप्लेस किया स्पेशली। ओके, और इसने यहाँ पर ये रिवील किया है कि जो एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं उनका एटमॉस्फेयर कैसा है या किस तरीके का चेंज होता रहता है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो क्या है, और उनका एटमॉस्फेयर क्या है। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम इसने यहाँ पर किया है। तो पहले हमारे पास हबल टेलीस्कोप था या स्पिट्जर था, तो उनमें ये सुविधा नहीं थी, लेकिन जो वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर जो है वो हमें दे रहा है। एटम कितने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, क्लाउड किस तरीके से बन रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में हमें जो है वो पता लग रही है। वहाँ पर कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट हैं, ओके, कार्बन टू ऑक्सीजन एक्सचेंज या पोटेशियम टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है। तो आपको इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जब पूछा जाए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की क्या सफलताएं रहीं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे तो पूछ लिया है क्वेश्चन, मेंस में पूछ लिया है, 2022 के मेंस में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, बट फिर भी जो है वो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो एक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई है, जिसकी वजह से हम नैनो प्लास्टिक को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नैनो प्लास्टिक पाई जाती है। हमारे शरीर में भी आपको पता है कि जो नैनो प्लास्टिक है, या फिर कभी कभी
नैनोप्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक से छोटी होगी। ओके, माइक्रोबीट्स भी कहते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक अब ह्यूमन बॉडी में डिटेक्ट कर ली गई है। तो नैनोप्लास्टिक भी जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो उसको मीज़र करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक नई तरीके की मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेक्निक जो है वो डेवलप की गई है। ओके, टेक्निक का कोई खास नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसमें ये पता चला है कि आप जो ट्रॉफिक लेवल होता है आपका, ओके, उसमें आप देखो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ओके, मतलब पहले तो प्रोड्यूसर आएंगे इस लेवल पर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर टर्सरी कंज्यूमर भी आएंगे। तो जो 3 ट्रॉफिक के लेवल्स स्पेशली यहाँ पर हैं, जिनमें से एक है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, एक है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और एक है सेकेंडरी कंज्यूमर। इनके अंदर में लेट्यूस यहाँ पर पाए जाते हैं। लेट्यूस बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक तरीके से लार्वा ही आप यहाँ पर समझ लो। ओके, तो जो आपके, सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूँ। ओके, एक मिनट, यस। तो अगर हम बात करें इस टेक्निक की, तो ये टेक्निक जो है वो ट्रॉफिक लेवल के 3 चरणों पर वर्क करेगी। पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर में जो लेट्यूस हैं उन पर ये वर्क करेगी। दूसरी चीज़ है प्राइमरी कंज्यूमर, जिनमें ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा आ जाता है। और तीसरा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसमें इंसेक्टिवोरस फिश यहाँ पर आ जाती हैं। इन तीनों लेवल पर जो है वो नैनो प्लास्टिक को डिटेक्ट किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जिसमें हम लेट्यूस की बात कर रहे हैं, वो नैनो प्लास्टिक को सीधे ही एब्जॉर्व कर लेते हैं सॉइल से और ट्रांसफ़र कर देते हैं फूड चेन में। जब पहले स्तर पर किसी भी तरीके से नैनो प्लास्टिक एंटर हो गई, तो वो बायो मैग्निफिकेशन और बायो जो आपका कंसंट्रेशन वगैरह है, उनके ज़रिए जो है वो ये और तेज़ी से ट्रॉफिक लेवल में फैलती रहती है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लेट्यूस का। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये वाली लाइन डायरेक्ट भी दी जा सकती है कि ये सोइल से डायरेक्टली नैनो प्लास्टिक को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो इससे आपका सोइल में प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो हैं वो भर जाते हैं। फिर सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे हमारी क्रॉप्स वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में आएंगे, और ह्यूमन बॉडी के अंदर में भी फूड चेन के ज़रिए एंटर करेंगे ही करेंगे। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, और इस आर्टिकल में हमारे किसी काम का नहीं है, बट स्टेम सेल कल्चर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसको आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, सब कुछ उसमें कवर किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड के अंदर में 1907 में जो फॉसिल यहाँ पर मिले थे, ओके, उनके बारे में बेसिकली पता लगने की यहाँ पर शुरुआत हो रही है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट अ ट्राइजिक फॉसिल रेप्टाइल दैट वाज डिस्कवर्ड अ सेंचुरी एगो। स्कॉटलैंड में इसको यहाँ पर खोजा गया था। वो एक क्लोज रिलेटिव थी डायनासोर की। ओके, तो ये छिपकली इस तरीके की थी, रेप्टाइल आप कह सकते हो इसको। ओके, तो डायनासोर के समय का ये बेसिकली एक तरीके का कह सकते हैं कि रेप्टाइल था। डायनासोर्स जो कि टीरोसोर्स पहले पाए जाते थे, उन्हीं के समकालीन जो है वो ये रेप्टाइल भी यहाँ पर पाए जाते थे। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब चलता रहता है, तो इसको इग्नोर मारो। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, और अगला आर्टिकल यहाँ पर आपको मिलेगा आर्कटिक के अंदर। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की जो बर्फ़ है वो यहाँ पर पिघलेगी। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती रहेगी तो समझ लीजिए कि नए नए वायरसेस जो कि उस आर्कटिक के बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे वो सब निकल करके आने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज़ होता रहेगा तो हमारा जो वायरसेस के निकलने का खतरा है वो भी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो क्लाइमेट के वार्म होने के कारण नए वायरसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलते हैं, और कह सकते हैं कि इससे जो वायरल स्पिल ओवर का खतरा है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो उनको एक होस्ट चाहिए होता है, जैसे ही वो बाहर निकल करके आएंगे उनको होस्ट चाहिए होगा स्प्रेड होने के लिए, और ये होस्ट उनको जो है वो आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है। तो कोई ना कोई होस्ट या कोई ना कोई कह सकते हैं कि एनिमल, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो कि इस तरीके का वातावरण प्रदान करे जो कि उस वायरस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो छोटी छोटी खबरें हैं, आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करती हैं। ओके,
इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर डिस्कवर किया गया है ये काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है मैक्रो माइक्रोब। ओके, और ये मैनग्रोव में देखने के लिए मिला है। इसके जो ट्रेट्स हैं, इसके जो मॉर्फोलॉजी है, इसके जो जीनोमिक ट्रेट्स हैं, वो सब ये दिखाते हैं कि ये एक सिंगल सेल से मिलकर के यहाँ पर बना है। और इसमें हमें जो है वो और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में हमारे नहीं निकल करके आते। ओके, तो ये सब पता चला है कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी बड़ा है और लगभग जो जनरली बैक्टीरिया होते हैं उनसे 5000 गुना तक ज़्यादा बड़ा बैक्टीरिया ये निकल करके आता है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत याद भी क्या रखनी है। ओके, बट ठीक है, निगाह मारते हुए चलो कि क्या चल रहा है। इसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स रिवील द टिनिएस्ट एवर एंशियंट सी वाटर पॉकेट। इसके अंदर में क्या हुआ है कि एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी हुई है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, और जो एंशियंट इनलैंड सी था उसके अंदर में टिनिएस्ट लिक्विड रेमिनेंट्स देखने के लिए यहाँ पर मिले हैं, और ये अब जो है वो डिस्कवर यहाँ पर किए गए हैं। और इसमें क्या निकाला जाए, अगर हम बात करें तो पेपर के हिसाब से कोई भी पॉइंट नहीं निकल करके आते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी डिस्कवर्ड वी कैन एक्चुअली डिग अप द इंफॉर्मेशन ऑफ द मिनरल फीचर, और ये सब किसी काम की कोई खबर यहाँ पर नहीं निकल करके आती। इसके अलावा आगे बात करें तो इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा सी वाटर से यूरेनियम एक्सट्रैक्शन का काम यहाँ पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टडी आपको याद रखनी है। इसमें पहली बात तो ये है कि भाई फ्यूल की काफ़ी कमी है इंडिया में, जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी कम है। तो ये सब काम अगर होंगे सी वाटर से, अगर हम यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर पाए तो इससे बेहतर बात कोई भी नहीं है। और ये स्टडी की गई है बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा, जो कि पुणे में बेस है। उन्होंने सी वाटर से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट यहाँ पर किया है, और इसकी मदद से जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर जो है वो दी जा सकती है, और हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो सकती है। इन्होंने एक तरीके का मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं होता, एक क्रिस्टल लाइक संरचना होती है, और इसके अंदर में ये आपका यूरेनियम को एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पर कर सकता है। ओके, तो हाई इफिशियंसी से यूरेनियम को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करने का काम यहाँ पर जो है वो इस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मॉडल के ज़रिए जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये एक तरीके से नया बेंचमार्क यूरेनियम एड्सोर्बेंट है। ओके, और इसमें अगर हम बात करें तो कितना कैसे ये आपका एब्जॉर्ब करेगा वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक नया इकोसिस्टम डेट इज़ कॉल्ड द ट्रैपिंग जोन। ओके, और इसमें बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट और कुछ अलग अलग और साइंटिस्ट ने, या फिर नेक्टन मालदीव्स मिशन ने ये सब काम यहाँ पर किया है। और इंडियन ओशन के नीचे के सरफेस पर 500 मीटर नीचे लगभग उन्होंने जो है वो एक नया इकोसिस्टम यहाँ पर डिस्कवर किया है, और इस का नाम है ट्रैपिंग जोन। ओके, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द ट्रैपिंग जोन। ओके, तो ये इंडियन ओशियन के नीचे में एक स्पेशल तरीके का इकोसिस्टम है जो कि हाल ही में और डिस्कवर जो है वो यहाँ पर किया गया, और इसमें अभी स्टडीज़ और चलेंगी। आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो क्वेश्चन मार्क हैं वो यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं कि भाई आगे जो है वो क्या होने वाला है, और हमें जो है वो ओशियन को और अच्छे से समझने में मदद जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बट फिलहाल तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रैपिंग जोन। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुए हैं, और दुनिया का सबसे मजबूत या बेहतरीन तरीके का हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेवलप यहाँ पर किया गया। किसने डेवलप किया, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, बट हमारे लिए जानना जरूरी है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि हमने आपको कई बार पढ़ाई भी है। वातावरण से हाइड्रोजन को लेता है, ओके, और ऑक्सीजन जो है वो भी इसके अंदर में जाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती, ना ही CO2 निकलती है, बट थोड़ी मात्रा में पानी और हीट जरूर से निकलती है। ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है फ्यूल सेल का, लिखा हुआ भी है, और ये क्लीन एनर्जी का ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलती विदाउट रिलीजिंग। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करें तो इस तरीके के हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं,
कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहेंगे और मोस्ट ड्यूरेबल भी रहेंगे। तो इनके एप्लीकेशंस जो हैं वो लगातार बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है। इसके अलावा आगे बात करें यहाँ पर, तो बैटरी डिज़ाइन ब्रेक थ्रू इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पता है कि बैटरी चार्जिंग की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, और उसके लिए इंडिया ने तो अपनी बैटरी रिसाइकलिंग पॉलिसी वगैरह सब लॉन्च कर भी दी है। बट हम ये चाहते हैं कि जो बैटरीज़ हैं वो तेज़ी से चार्ज हों, तो फास्ट चार्जिंग बैटरीज़ बनाने के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड भी यहाँ पर उसी तरीके से बढ़ेगी, तो रिसर्चर्स इसमें मदद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है वो 10 मिनट में चार्ज किसी तरीके से यहाँ पर हो जाए। और ऐसा ही काम जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन इस तरीके का कुछ किया गया है कि जिससे फास्टर चार्जिंग बैटरीज जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं लाइक कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, इन सब का भी कुछ इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ओके, खैर जानने की ज़रूरत नहीं है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में ये सब काम यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और इसमें लिखा हुआ है कि नैनो पार्टिकल शॉर्टिंग इज़ पॉसिबल विद वर्चुअल पिलर्स। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस वर्चुअल पिलर टेक्नोलॉजी, जो कि हाल ही में न्यूज़ के अंदर में थी। तो वर्चुअल पिलर की अगर हम बात करें तो ड्यूक यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। एक तरीके की डिवाइस है जो कि साउंड वेव्स का यूज़ करती है, और आपके किसी भी लिक्विड के अंदर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो साउंड वेव से टकरा करके एक तरफ यहाँ पर हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने के या शॉर्ट आउट करने के काम में यहाँ पर आती है। तो बहुत कम समय यहाँ पर लगता है इस वर्चुअल पिलर टेक्नोलॉजी को। इसका नाम वर्चुअल पिलर रखा गया है क्योंकि साउंड वेव्स का आपने देखा होगा पिलर के रूप में यहाँ पर इस तरीके से चलती है। तो वर्चुअल पिलर टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमारे काम में यहाँ पर आएगी। अब स्पेशली इसको जो है वो मेडिकल साइंस के अंदर में इस्तेमाल किया जाएगा, और आपके ब्लड के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ओके, उनको सेपरेट करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। तो नैनो पार्टिकल्स जो आपके ब्लड में यहाँ पर होंगे उनको उनका मेडिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। और अगर हम बात करें तो इसकी कह सकते हैं कि कंटेमिनेशन वगैरह के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं ब्लड कंटेमिनेशन के, वो सब चीज़ें भी ख़त्म अब धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी। ख़त्म नहीं मतलब उनको डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो इस कंसेप्ट पर बेस है जिसका नाम है वर्चुअल पिलर, और ये जो है वो साइंटिस्ट के लिए या मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए एक रामबाण जो है वो यहाँ पर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअल पिलर टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेशली किस काम में आती है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर में हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए या शॉर्ट आउट करने के लिए। इंडिया में भी कुछ काम हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। इंडिया ने अपना पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस उसको यहाँ पर लॉन्च किया। मिशन का नाम था प्रारंभ। 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस नाम का जो रॉकेट है उसको सब ऑर्बिटल लॉन्च यहाँ पर किया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, और इस तरीके का करने वाला पहला प्राइवेट लॉन्च इंडियन कंपनी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इससे क्या है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट स्पेस सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब तक स्पेस सेक्टर जो है बात करें तो ज़्यादातर पब्लिकली इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर में इन्वॉल्व यहाँ पर लगातार हो रहा है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करें तो लैंडिंग प्लेन्स विद न्यू इंडियन नेविगेशन टेक इज़ अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल 2022 को एक हिस्ट्री क्रिएट यहाँ पर कर दी, और इन्होंने जो गगन, हम इंडिया का खुद का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है गगन। फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, जैसा कि आपका बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ओके, तो इसमें हम बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका यूज़ करते हुए हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यहाँ पर बनाई है, हासिल की हैं, और इसमें ट्रायल वगैरह यहाँ पर किए गए। इंडियन सिविल एविएशन ने एयर नेविगेशन सर्विसेज की फील्ड में महारत इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हासिल की। ओके, तो एशिया पैसिफिक में ऐसा करने वाले हम पहला बने, और ये दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो प्लेन्स को लैंड कराने के लिए हम जो है वो अपनी नई जो इंडियन नेविगेशन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड द गगन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात निकल करके आती है। इसके अलावा इंडिया ने अपना पहला प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है, और ये एक तरीके से प्राइवेट लॉन्च पैड होगा और मिशन कंट्रोल सेंटर भी होगा।
डेवलप किया गया है इसरो के कैंपस में, जो कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर में, और 25 नवंबर 2022 को इसको इनॉग्रेट भी यहाँ पर किया गया। इसको बनाने के लिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्टार्टअप जैसे कि अग्निकुल है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, लॉन्च पैड को ऑपरेट किया। ओके, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पर बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का, ठीक है, स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसको बढ़ाने में मदद जो है वो कर रहा है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गगनयान पैराशूट सिस्टम पास इज मेजर डेवलपमेंट टेस्ट। आपको पता है कि गगनयान इंडिया लॉन्च करने वाला है और मैन्ड मिशन होगा, और इसमें क्रू काफ़ी सारा जाएगा। तो वो क्रू सक्सेसफुली जो है वो वापस आ जाए, उसके लिए काफ़ी तरीके के टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और उसी में से एक टेस्ट है जिसका नाम है गगनयान पैराशूट सिस्टम। ओके, तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंडर में ये काम यहाँ पर किया गया, और इसमें ये इंश्योर किया गया कि भाई जो पैराशूट सिस्टम है गगनयान का वो पूरी तरीके से सही रहे। कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें जब गगनयान को लॉन्च करेंगे तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर में रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर में एक ट्राइसोनिक विंड टनल यहाँ पर जो है वो सेटअप की गई है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या। ओके, तो इंडियन एविएशन जो सेक्टर है वो अब और ज़्यादा आत्मनिर्भर यहाँ पर हो गया है, जब से हमने ये ट्राइसोनिक विंड टनल जो है स्पेशली यहाँ पर डेवलप की है। और इसमें ये है कि हम इस विंड टनल के ज़रिए जो रॉकेट लॉन्च यहाँ पर करते हैं, या फिर आपके जो जेट वगैरह यहाँ पर लॉन्च होते हैं, उनकी अलग अलग स्पीड होती है। ओके, साउंड की स्पीड होती है ना अपनी, तो उससे नीचे, ये साउंड की स्पीड पर, ये साउंड की स्पीड से ऊपर, 3 फेजेस में, 3 स्पीड के अंदर में हम स्पेस क्राफ्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, एक वर्चुअल तरीके की टनल है जो कि हमने जो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में तैयार की है, और इसके ज़रिए हम जो है वो अलग अलग तरीके के जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो ये टनल जो है वो यहाँ पर डेवलप की गई है, और इसमें सब चीज़ें देखी जाती हैं, एक स्पेस क्राफ्ट का क्या फोर्स है, क्या मूवमेंट है, क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या अनस्टेडी प्रेशर्स जो है वो झेल रहा है। तो एक तरीके से एरोडायनामिक डिज़ाइन है, रॉकेट्स की री एंट्री किस तरीके से करानी है स्पेस क्राफ्ट। ओके, तो अब चलते हैं आगे, और यहाँ पर अगला आर्टिकल आ जाता है इसरो और सोशल अल्फा के बारे में। तो इसरो आपको पता है क्या है, और सोशल अल्फा जो है वो एक प्राइवेट कंपनी, आप इसको समझिए। ओके, तो इन्होंने एक तरीके से एक एमओयू साइन किया है जिसकी मदद से ये SPIN यानी कि स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो एक तरीके से स्पेस बिजनेस इकोसिस्टम है, एक तरीके से वेंचर है, और इसमें आप देखोगे कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो नज़र यहाँ पर आती है। ओके, तो ऐसी इसरो ने बहुत सारी और पार्टनरशिप्स भी कर रखी हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ। कुल मिला के जो स्पेस का इकोसिस्टम है उसमें थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, उसके लिए सब काम यहाँ पर जो है वो हो रहा है। तो गोल यही है कि जो मार्केट का पोटेंशियल है उसको उभार करके लाया जाए, नए इनोवेटर्स लाए जाएँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और स्पेस सेक्टर के अंदर में आप देखो कि वेरियस स्टेक होल्डर्स का रोल जो है वो भी यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। तो ये SPIN नेटवर्क जो है वो इस तरीके से लॉन्च जो है वो यहाँ पर किया गया, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ओके, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। इसके बाद इंडिया ने अपना खुद का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर लॉन्च किया, 2 सितंबर 2022 की न्यूज़ है, पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है। और इंडिया ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि उसने खुद बनाया, इंडिजीनियस ली है, ओके, वो यहाँ पर लॉन्च किया, इसका नाम है INS विक्रांत। ओके, अब कहाँ लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है, वैसे सब लिखा हुआ है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से जो है वो इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, तो ये सब चीज़ें, और मेक इन इंडिया को दिखाता है, आत्मनिर्भर भारत को दिखाता है, बाकी कुछ जानकारी की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब ये दिखाता है कि भाई इंडियनाइजेशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अब हम खुद भी बना सकते हैं। अब तक क्या है कि कोई रशिया से ले आए, कोई UK से ले आए, ओके, बट यहाँ पर जो है वो खुद का बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सिंपोजियम यहाँ पर जो है वो हुई जिसका नाम था AI इन डिफेंस।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की, और उसमें ये बताया गया कि हम 75 नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान। तो इस तरीके से ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर में वर्क करने की बात की गई है, हमारे किसी काम का नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का फॉर्मल इंडक्शन यहाँ पर किया गया, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल इंडक्शन जो है वो यहाँ पर किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अक्टूबर 2022 की ये खबर यहाँ पर है। इसका नाम भी है, नाम है प्रचंड। ओके, तो नाम याद रखना, कभी कभी पूछता है कि प्रचंड नाम का क्या है, तो 4 ऐसे आपको डिफेंस रिलेटेड टर्म्स दे देगा, उसमें से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान, हेलीकॉप्टर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका अगर आप देखें तो इन्होंने बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इंडक्ट किया गया बाय इंडियन एयरफोर्स, और ये सब इसकी मारक क्षमता वगैरह इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप रिपेयर्ड इन इंडिया। तो यूएस के जो नेवी शिप हैं उनमें रिपेयरिंग का काम जगह जगह पर होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के अंदर में ये काम जो है वो हुआ है। तो इंडो यूएस स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इससे इंडिया और यूएस के जो डिफेंस कह सकते हैं कि कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होगा। ओके, पहले से ही काफ़ी अच्छा जो कोऑपरेशन बना करके चल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। 7 अगस्त 2022 की खबर है। तो आप देखो मैगज़ीन के अंदर में अगस्त से लेकर के आगे की चीज़ें कवर जो हैं वो की गई हैं। इसके अलावा इंडिया ने अपना पहला इंडिजीनियस ओवर होजर मैग्नेटोमीटर, ओके, ये यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो की गई हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म भी इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने कंट्री का पहला ओवर होजर मैग्नेटोमीटर जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, तो अब इसको हम पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इस काम को यहाँ पर किया गया है। तो जगह जगह पर जियो मैग्नेटिक जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनको कलेक्ट करने में अब ये महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगा। ओके, और काफ़ी एक्यूरेट भी यहाँ पर है, और इससे जो है वो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर की जा सकती हैं। तो जियोलॉजिस्ट के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आती है। इसके अलावा इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया। आईआईटी हैदराबाद के कुछ क्लिनिशियंस हैं, उन्होंने इस काम को किया है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस काम को यहाँ पर किया है। और इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, इसको जो है वो इन्होंने डेवलप कर लिया है। अभी ह्यूमन टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन रैबिट की आई में इसको ट्रांसप्लांट करके देखा गया है। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो आईआईटी कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आर्टिफिशियल मसल्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप की हैं। और सिंपल सी बात है, जब हम आर्टिफिशियल मसल्स की बात करते हैं तो रोबोटिक्स अपने आप न्यूज़ के अंदर में आ जाता है। तो स्पेस रोबोट्स और मेडिकल डिवाइसेस में नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट के लिए इस काम को यहाँ पर किया गया है। ओके, तो आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने इस काम को किया है, और आर्टिफिशियल मसल्स हैं, एकदम बायो इंस्पायर्ड है, मतलब जैसा कि आपकी नेचुरल मसल्स काम करती हैं वैसे ही ये काम करेंगी, और एक तरीके से स्पेस रोबोट्स बनाने के काम में आएंगी, या मेडिकल प्रोस्थेसिस में भी ये काम में यहाँ पर आ सकती हैं। ओके, मिनिएचर हैं, लाइट वेट होती हैं, नॉन मैग्नेटिक हैं, गियर फ्री हैं, तो तभी तो हम इसको नेक्स्ट जनरेशन कह रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आप यहाँ पर याद रखें, बाकी प्रीलिम्स का कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। फिर ये न्यूज़ के अंदर आ जाता है TIHAN, तिहान, यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और एक तरीके से ये ऑटो नेविगेशन फैसिलिटी है, ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी फुल फॉर्म में ही इसके लिखा हुआ है। ओके, तो ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हो, आईआईटी पहले तो हैदराबाद ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है, इसके कैंपस में ये टेक्नोलॉजी जो है उसको इंस्टॉल किया गया है और इनोग्रेट किया गया है, और पर्पज़ ये है कि हम जो है अनमैन्ड ग्राउंड और एरियल व्हीकल्स जो है वो तैयार करेंगे। ओके, तो एक तरीके से ऑटोनोमस तरीके से नेविगेशन हो पाएगी, तो जो ह्यूमन लाइफ है वो यहाँ पर सिक्योर करने की बात की गई है। तो अनमैन्ड एयर जो व्हीकल होते हैं, ग्राउंड व्हीकल हैं, उसमें हम इस काम को यहाँ पर करने वाले हैं। इनमें रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों जो है वो बरकरार रहेंगी। ओके, इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्लांट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, और पूरा याद रखना है आर्टिकल के बारे में। 100 मेगावाट का ये जो है वो प्रोजेक्ट है, और कंट्री का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, और
NTPC रामगुंडम यानी तेलंगाना के अंदर इसको जो है वो आपका ऑपरेशनलाइज यहाँ पर किया गया। ओके, तो इससे वही है कि भाई अपनी सोलर कैपेबिलिटी तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ आप देखो कि हम जो हैं वो पंचामृत जो COP26 वगैरह के अंदर सब बातें की थी वो भी बढ़ रही हैं। अब एक एक पॉइंट को नहीं बता सकते, आपको भी पता है इतनी सी खबर के लिए मैं चाहूँ तो 15-20 मिनट की एनवायरनमेंट खोल के बैठ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर हमें इस काम को करना है। अभी फ़िलहाल जस्ट इतना जानो कि हाँ भाई कंट्री का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लग रहा है, तो तेलंगाना में। किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट के रूप में इसको दे देगा और बाकी के 2 पॉइंट पता नहीं क्या होंगे, लेकिन आप इसकी मदद से क्वेश्चन को 50-50 तो ले ही जा सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो हमने तैयार कर ली है। इंडिया ने अपनी खुद की बनाई हुई पहली तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो यहाँ पर तैयार कर ली है। ये न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं, बाकायदा हमारे काम की चीज़ हो जाती है। व्हाट इज़ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल? ओके, तो कई बार पहले भी पढ़ाया है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, वातावरण से हाइड्रोजन को लेगी, ऑक्सीजन को लेगी और आप देखोगे कि अंदर अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होंगी जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और वेस्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो आपका यहाँ पर निकलेगा। ओके, तो इससे क्या है कि भाई इफ़िशियंसी तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी पर किलोमीटर लोअर हो जा रही है और फ्री रेवोल्यूशन एक तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल में और पढ़ें, ओके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में और जानने की कोशिश करें। इसके अलावा इंडिया की पहली स्टील स्लैग रोड जो है वो यहाँ पर तैयार की है। CSIR के अंदर में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने पहली बार प्रोसेस्ड करके जो स्टील स्लैग होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसको कहते हैं एक तरीके से, ओके, उसको प्रोसेस करके एक रोड जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की है सूरत के अंदर में। और ये सब काम इन कोलेबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यहाँ पर किया गया है, क्योंकि स्टील प्रोवाइड कराने का काम इस मिनिस्ट्री का यहाँ पर रहेगा। तो इससे क्या है कि भाई सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट तो हो ही गया, इसके अलावा हमने जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पर जो है वो कर लिया और कह सकते हैं कि जो मटेरियल एनवायरनमेंट में जाता वो सब अब नहीं जाएगा और इससे काफ़ी ये फ़ायदा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट भी कम लगी, 30% लेस कॉस्ट लगी अगर हम कंपेयर करें विद कन्वेंशनल लोड स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें भी निकल करके आती हैं और इवन स्ट्रेंथ भी स्टील वाले की ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, इसके अलावा इंडिया ने अपनी पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लॉन्च की है और ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। एक पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है। और ये नाइट स्काई सेंचुरी है तो ये लद्दाख में ओपन की गई है और लद्दाख के अंदर अगर हम देखें तो Henley in Ladakh will host the Dark Sky Reserve as part of the Changthang Wildlife Sanctuary. Among the highest located optical infrared and gamma ray telescope in the world, it will be a boost to the एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया। एक टर्म इस्तेमाल की गई है एस्ट्रो टूरिज्म। ओके, तो एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस काम को जो है वो यहाँ पर किया गया है। मतलब बाहर से लोग आएंगे और नाइट वॉचिंग करने के लिए या डार्क स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए वो इंडिया के अंदर में आएंगे, तो उनको इस तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए ये जो पूरा का पूरा काम है या सेंचुरी है वो ओपन की गई है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखिएगा, कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर आ जाते हैं। अब छोटे छोटे आर्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लास्ट ही था, इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आर्टिकल आ जाता है नासाज एम्बिशियस मून मिशन आर्टेमिस 1। तो आर्टेमिस 1 की बात हो रही है, थोड़ा बहुत हमने जाना भी, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल में हम जो है वो इसको जानने की बात करेंगे। ओके, 50 साल हो गए हैं लगभग नासा का जो अपोलो मिशन था उसको 50 साल हो गए हैं और मून पर हमने जो है वो उसके ज़रिए कदम रखा था और अब हम मून पर दोबारा कदम रखने के लिए एक मिशन को दोबारा से भेजने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और ये प्रोग्राम है नासा का आर्टेमिस मिशन। और इस आर्टेमिस मिशन के कई सारे पहलू जो हैं वो इस आर्टिकल में दिए गए हैं। ओरिजिनल जो आर्टेमिस मिशन है वो अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा, पहले उसका मॉडल लॉन्च किया जाएगा। मॉडल से पहले उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर जो है वो करनी ज़रूरी है। तो टेस्टिंग के लिए अनमेंड कैप्सूल है, आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है ओरियन। ओके, ORION, ये अनमेंड कैप्सूल है। इसको हमने जो है वो मून की सतह पर भेजा भी। ओके, और उससे जो भी परीक्षण जो है वो निकल करके आते हैं उन सबको लॉन्च किया जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो एक तरीके से सिर्फ कैप्सूल हो गया, क्योंकि
अपने आप में एक आर्टेमिस मिशन है, तो इसके कई सारे पार्ट्स भी होंगे। तो उनमें से एक पार्ट ओरियन था, जिसके अंदर में आप देखो कि जब ओरिजिनल मिशन लॉन्च किया जाएगा तो जो ह्यूमन है वो भी मौजूद उसके अंदर में रहेगा। ओके, तो उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल्स क्या हो, बला बला चीज़ें जो है वो उसके अंदर में देखी गई या ऑब्जर्व करने की बात की गई। अब इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो है वो यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। ओके, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट का मतलब क्या है कि हम टेस्ट करेंगे पूरा का पूरा आर्टेमिस मिशन किस तरीके से काम करेगा। इंसान को भेजने से पहले हम कुछ डमीज़ वगैरह को भेज करके देखेंगे कि भाई मिशन में कोई ख़राबी तो नहीं आ रही, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को हम इस तरीके से खतरे में नहीं डाल सकते। ओके, तो आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर में फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट, इसका नाम होगा आर्टेमिस 1। ओके, ये आपका इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि आखिर ह्यूमन को डीप स्पेस में किस तरीके से भेजा जा सकता है। और एक तरीके से अगर हम बात करें तो 2025 तक नासा जो है वो कोशिश कर रहा है कि ह्यूमन को किसी तरीके से इसी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत भेजा जाए। ओके, तो उसके लिए ही ये सब तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। और ऐसा भी होगा कि पहली वुमेन जो है वो मून पर लैंड करेगी आर्टेमिस मिशन के जरिए, और फर्स्ट ब्लैक पर्सन जो है वो भी आपके मून पर जो है वो जाएंगे। इनको कहेंगे फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। ओके, तो इसमें खर्चा पर्चा सब लिखा हुआ है। 37 बिलियन डॉलर का खर्चा जो है वो इसमें देखने के लिए मिलेगा। आर्टेमिस 1 की अगर हम बात करें तो ये नासा की टेस्ट फ्लाइट है सिर्फ। ओके, ओरिजिनल फ्लाइट नहीं है, टेस्ट होगा इसका सिर्फ। ओके, और टेस्ट के लिए आपका अगर हम देखें तो 16 नवंबर 2022 को इसको छोड़ भी दिया गया है। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखें तो मेंस में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में आप कुछ बताइए, या उसकी उपलब्धियों को बताइए, या फिर उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या उसके लक्ष्य क्या क्या हैं, जैसा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पहले भी पूछा गया है। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे किसी काम का नहीं हो जाता। ओरियन स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो उसने अर्थ से लगभग 4,50,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। ओके, और लगभग 64,000 किलोमीटर और भी आगे देखें तो वो भी ट्रैवल किया, लेकिन ये सब ट्रैवलिंग का डाटा हमारे किसी काम का हो नहीं जाता। अगर हम बात करें आर्टेमिस 1 मिशन की, देखिए इस आर्टेमिस के आगे 1 लिखा हुआ है। ओके, तो आर्टेमिस 1 के जो प्राइमरी गोल्स हैं वो ये हैं कि जो ओरियन रॉकेट सिस्टम है जिसमें आगे इंसान बैठ कर के जाएगा, उसके क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, मतलब स्पेस फ्लाइट का एनवायरनमेंट कैसा रहे, लूनर के जब हम एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हो तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उनको वापस लाने के लिए री एंट्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ओके, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम जो है वो आर्टेमिस 1 मिशन को भेज रहे हैं। तो ये एक तरीके से टेस्ट फ्लाइट है। इसके अलावा इसके बाद आर्टेमिस 2 भेजा जाएगा, जो कि फर्स्ट क्रूड फ्लाइट होगी, मतलब उसमें ओरिजिनल ह्यूमन जो है वो जाएंगे, मैंड मिशन होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको जो है वो तैयार किया गया है। इसके अंदर में 3 मेन कंपोनेंट हैं, एक है आपका लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम, एक है आपका क्रू मॉड्यूल, और एक है आपका सर्विस मॉड्यूल। ऐसा सब जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से प्रत्येक का क्या क्या काम यहाँ पर होता है, बट आप समझो कि कुछ तो होगा जो ऑक्सीजन, वाटर, पावर सप्लाई, थर्मल कंट्रोल वगैरह सब मैनेज करेगा। कुछ ऐसा भी होगा जो कि आपका एडवांस हैबिटेशन या लाइफ सपोर्ट सब उपलब्ध यहाँ पर कराएगा। बट ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इतना भी याद रख लें कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट है क्या, तो काफ़ी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो इसके अंदर में क्रू मॉड्यूल है, भाई सिंपल सी बात है, क्रू मॉड्यूल के अंदर में जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर में जब क्रू बैठ करके जाएगा तो उनको क्या क्या परेशानी आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, वो सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी हो जाता है। हीट की कंडीशन है, थर्मल कंडीशंस हैं, प्रेशराइज कंडीशन है, वो सब चीज़ें मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको अर्थ पर बैक लाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है मेजर मिशन माइलस्टोन। इसमें आपको कुछ भी अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो मिशन लॉन्च किया यार, अभी से कहाँ से जो है वो आप इसके सब फ़ायदे उठा लोगे। ओके, बट ठीक है, चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, हाईली कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। आप देखो यहाँ पर ट्रांस लूनर इंजेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी। सिंपल सा जब 5 पॉइंट आपके प्रीलिम्स मेंस तक इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उस समय तक खबरें बढ़नी और भी शुरू हो जाएंगी। अभी जनवरी चल रहा है। ओके,
तो ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखो कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा ये क्या होता है, एसएलएस डिज़ाइन, ब्लॉक 1 भी क्या है, ये सब हमें नहीं पढ़ना, ये सब हमारे किसी भी काम का नहीं हो जाता। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी थी, नासा है, लूनर मिशन है, मैंड मिशन है। इसके लिए पहले हम एक आर्टेमिस 1 टेस्ट फ्लाइट भेज रहे हैं, उसके बाद ओरिजिनल मिशन भेजेंगे जिसका नाम होगा आर्टेमिस 2। ओके, आर्टेमिस 1 के अंदर में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है जिसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। वो इसीलिए भेजा गया है ताकि क्रू वगैरह की जो हालत है वो देखी जा सके कि भाई क्या कंडीशंस जो हैं वो रहेंगी इंटरनल एनवायरनमेंट की। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आगे बात करें तो लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दृष्टि फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट 80 साल ऑफ इम्पैक्ट, ये हर मैगजीन के अंदर में दे रहे हैं, इस मैगजीन के अंदर में भी दिया है, लिखा हुआ है दृष्टि फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो अगर हम इसमें बात करें आगे तो यहाँ इसके अंदर एयरक्राफ्ट जो होते हैं आपके, ओके, एयरक्राफ्ट के अंदर में हेड अप डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। हेड अप डिस्प्ले एक तरीके से फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि जो कॉकपिट्स होते हैं, ओके, उनमें एम्प्लॉय यहाँ पर किया जाएगा, उनमें बेसिकली इसको इंस्टॉल जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। पायलट को सारी क्रिटिकल फ्लाइट की इंफॉर्मेशन ये उपलब्ध कराएगा और उसका जो बेसिकली ध्यान है वो यहाँ पर बरकरार रखने की कोशिश करेगा ताकि मिशन पर ही जो है वो उसका ध्यान रहे। ओके, रियल टाइम फ्लाइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितना एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, कितना एयर स्पीड है, कितना एंगल है, कितना अटैक का चांसेस ज़्यादा है, टारगेट या आर्टिफिशियल हॉरिजॉन कितना है, ओके, नेविगेशन क्या है, इंफ्रारेड इमेजरी क्या है। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध कराने का काम इसका हेड अप डिस्प्ले का यहाँ पर होगा। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना सुना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा ये सब दिया गया है लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइव रेल एंड रोड अंडर पासिस। तो रेल और रोड के लिए जो अंडर पासिस बनाए जाते हैं उसमें कुछ इनोवेशन जो है वो यहाँ पर लाए जाएँ। हम कोई इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हम 1 बाय 1 देखें कि किस तरीके के मॉडल्स अंडर पासिस के लिए बनाए जाएँ, बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या बात की जा रही है। अगर हम बात करें तो आजकल के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एक है आपके फ्लाईओवर्स, जगह जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, और दूसरा है अंडर पासेस। ओके, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और इनके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास मेथड है कट एंड कवर मेथड और बॉक्स जैकिंग टेक्निक। ओके, और अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मेथड के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि पिछली बार बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया था। भाई वो चीज़ अलग है, वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट रिलेटेड है, लेकिन दिस इज़ सोलली रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग पर्पजेज। ओके, हमारे किसी काम की ये नहीं हो जाती, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए पढ़ें कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है जीन एडिटेड क्रॉप्स टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज। या ये आर्टिकल हमारे काम का है क्योंकि जब भी जेनेटिक्स की बात होती है या कह सकते हैं कि जीन स्ट्रक्चर्स की बात होती है, आरएनए डीएनए, तो यूपीएससी इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही निकाल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्रॉप्स को ऐसे एडिट कर सकते हैं, मतलब उनमें जीन्स जो हैं वो उनको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने पर हम उनको रेजिलिएंट बना सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, ताकि क्लाइमेट चेंज का असर उन पर जो है वो ना पड़े। ऐसी सब बातें आर्टिकल के अंदर में की गई हैं। ये पूरी समरी थी जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैंने आपको SDN 1, 2, 3 इन सब के बारे में डिटेल में बताया, जो कि अपने आप में प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं और वो भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी काफ़ी मदद करती हैं। उसकी अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप सर्च मारोगे पहले नंबर पर आ जाएगी। ओके, अब ये जो सब टेक्नोलॉजी है ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जो कि हम काफ़ी पुराने समय से पढ़ रहे हैं। इसका एवोल्यूशन होते होते लगभग 10 साल हो गए। पिछले 10 सालों में ये टेक्निक जो है वो काफ़ी तेज़ी से निकल करके आई और अभी पिछले 2-1 साल पहले इसके रिलेटेड जो है वो नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पर जो है वो दिया गया था। नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था आपका जेनिफर डोडना को, ओके, और इमैनुअल शार्पेंटर को भी ये जो है वो अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas9 इसको बढ़ाने में मदद यहाँ पर की थी। अगर हम CRISPR की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाती है और बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, आप यहाँ पर देखो। ओके, इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो अलग अलग देखो, हर एक जो प्लांट हो या फिर आपका एनिमल हो उसके अंदर में DNA या RNA जो है वो मौजूद यहाँ पर होगा। ओके,
तो उसकी अपनी एक चैन यहाँ पर होगी। उस चैन के अंदर में अगर हम देखें, मान लो कोई ऐसा पार्ट है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो उस पार्ट को चेंज करने के लिए हम वहाँ पर प्रोटीन जो है वो अप्लाई करते हैं। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड Cas9 प्रोटीन, और इसको बेसिकली सीज़र भी कहा जाता है। ओके, मतलब कट करने के लिए इस्तेमाल होती है ये। तो इस पार्ट को हम जो है वो यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको पार्ट को जो है वो यहाँ से हटा देते हैं। पार्ट को हटाते ही अगर हम देखें तो वो पार्ट हट गया, और कोई और पार्ट जो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट करने के बाद ये जो प्लांट हैं उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक जो पार्ट हमने यहाँ पर ऐड किया है उसके फीचर्स भी प्लांट के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। मान लो कि हमें प्लांट को ड्रोट रेजिस्टेंस बनाना है, मतलब वो ड्रोट में भी खड़ा रहे ऐसा बनाना है, तो हम उसके जीन के कुछ हिस्सों को चेंज करके ऐसे जीन्स से तब्दील कर देंगे या चेंज कर देंगे जो कि ड्रोट में भी सस्टेन रह सकते हैं। ओके, तो ये 2-4 पॉइंट आपको जो है वो याद रखने। बाकी Cas9 या क्रिस्पर ये सब चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जानी शुरू होनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि कॉमन है, अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। 3-4 सालों से आप देखो तो Cas9 वगैरह पर सब पर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, क्रिस्पर वगैरह पर भी पूछ लिए हैं। अभी SDN1 SDN2 3 पर भी क्वेश्चन रह रहा है। ओके, तो उस पर भी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। Cas9 एक प्रोटीन की तरह काम करता है, सीजर की तरह काम करता है, DNA RNA को कट करने के काम आता है, और उसके बाद जो वांटेड, ठीक है, मतलब आप जो डिज़ायर्ड DNA स्ट्रैंड है उसको यहाँ पर ऐड करते हो। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। और ये काम एनिमल्स में तो हो ही रहा है। ओके, जगह जगह जापान वगैरह में देखें तो ह्यूमंस पर भी इसके जो हैं वो ट्रायल्स किए गए हैं। हालांकि वो सब एथिकल पर्सपेक्टिव से उन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, बट उधर इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको जस्ट ये याद रखना है कि हाँ भाई, प्लांट्स के अंदर में भी इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। आप देखो, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला 2020 के अंदर में क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको जो है वो अभी अभी क्लियर भी की। अब बॉल बाय बॉल कैसे काम चला, तो वो सब चीज़ें हमारे काम की नहीं हो जाती। मई 2020 में एक पेशेंट थे जिनके अंदर में चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस थी। अगर हम ह्यूमन ट्रायल की बात करें तो ये चीज़ें निकल करके आती है। जिनको चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस यहाँ पर थी, ओके, इनको जो है वो क्योर किया गया Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से। देखो, क्वेश्चन ऐसे निकलेगा कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है, संक्षेप में बताइए। इसके अलावा आपका फुल स्टॉप लगा करके या ब्राम लगा करके आगे देगा। हाल ही में इसके द्वारा जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए उनकी भी चर्चा कीजिए। तो रिसेंट डेवलपमेंट मतलब 2-3 साल में क्या काम हुए हैं तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से जो एक चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस से ग्रसित पेशेंट था उसको हमने जो है वो चेंज किया। उसके अंदर में जो डिफेक्टिव फोटो रिसेप्टिव जीन्स थे उनको अल्टर करके उसको क्योर किया। ठीक है, एक पॉइंट जो ब्लू कलर से हमने हाईलाइट किया है। इसी साल अगर हम देखें तो इंडियन साइंटिस्ट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली के कुछ साइंटिस्ट ने कोविड-19 टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर तैयार किया, और ये तैयार भी क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, मतलब ये चीज़ें। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, डोडना और शार्पेंटर, इन्हों भी नोबेल प्राइज़ जो है वो केमिस्ट्री में मिला 2020 में इनकी डिस्कवरी के लिए। ओके, ये चीज़ निकल करके आती है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस और हुई, जो किस चीज़ पर, तो US के अंदर में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैंसर ट्रीटमेंट करने का काम यहाँ पर किया गया। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमने जो आपके शरीर की T सेल्स होती हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप यहाँ पर हो जाती हैं, ओके, उनको जो है वो हमने कैंसर सेल से अटैक होने से यहाँ पर बचाया, और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में ये चीज़ें मदद हुई। तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं और फिर आ जाए कि भाई क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के हाल ही में क्या यूज़ है, तो मुझे नहीं लगता आप फिर यहाँ पर छोड़ पाओगे। क्वेश्चन निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि मेंस में अब क्रिस्पर Cas9 से ऐसा ही क्वेश्चन निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें आगे तो अभी तक हमने बात किया ह्यूमन के अंदर में या एनिमल्स के अंदर में इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर में, और इस तरीके के चेंजेस क्रॉप प्लांट्स के अंदर में भी किए जा सकते हैं। लाइक राइस है या सोरगम है, उनमें भी इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हम क्या काम कर सकते हैं भाई, क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट पोज कर रहा है, उससे जो दुनिया भर की क्रॉप्स हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए हम
जो जेनेटिक है या क्रिस्पर कैस9 है इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर लेट्स से कि हीट की कंडीशन बहुत बुरी है, वहाँ पर हीट एक्सट्रीम पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो हम उसके अंदर में ऐसे चेंजेस करें जो कि एक्सट्रीम हीट को भी सहन कर सके, या फिर एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को जो है वो सहन कर सके। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। इसके फ़ायदे कई सारे होते हैं। लो कॉस्ट पड़ेगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा ही होगा। इसके अलावा हम कुछ फ़ायदा क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी अपना सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कुछ तो मैंने बताए, कुछ ये भी है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, हम उसको भी बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम जो है वो उनकी रूट्स को भी लॉन्गर कर सकते हैं, ताकि कार्बन जो है वो डीप सोइल के अंदर में कह सकते हैं कि वो जो है वो स्टोर यहाँ पर हो जाए। तो एक तरीके से हम जो है वो इसको रिवोल्यूशनलाइज एग्रीकल्चर कहेंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और क्लाइमेट चेंज को भी जो है वो कह सकते हैं कि रोका जा सकता है। तो इस तरीके की लगभग 30 से अधिक फूड क्रॉप्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अब तक लगभग इस पर्पस के हिसाब से तैयार की जा चुकी हैं। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। आप देख सकते हो कि बेटर क्रॉप के लिए ये सब काम जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा ठीक है, बात को समझे तो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। कैस9 के बारे में कुछ भी दे सकता है कि उसका यूज़ कैसे कैसे करें। एक बार SDN 1, 2, 3 को भी देख लेना, बहुत डिटेल में वो वीडियो कवर की थी, उससे ज़्यादा डिटेल में उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे चलते हैं और लिखा हुआ है रिमूविंग नॉइस इन ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे सोलर सिस्टम का फिनोमिना है। बेसिकली अगर हम कहें तो यूनिवर्स का फिनोमिना है, सोलर सिस्टम का नहीं कह सकते। ओके, यूनिवर्स का फिनोमिना है और ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ की तरफ भी आती हैं। हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने में उनके साथ साथ कई सारी इधर उधर की आवाज़ें, नॉइसेज जो हैं वो भी निकल करके आती हैं। तो नॉइसेज में ग्रेविटेशनल वेव्स की जो साउंड है वो छुप जाती है, इसीलिए हम ऐसे टूल्स डेवलप कर रहे हैं जिनकी मदद से नॉइस को अलग किया जा सके और ग्रेविटेशनल वेव्स की साफ आवाज़ को सुन सकें। तो इसीलिए हम जो है वो ये सब पढ़ रहे हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स से नॉइस को रिमूव किया जाए। ओके, इसके लिए हमारे पास लीगो वगैरह फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ओके ये सब दिया गया था कि लीगो ये लीगो वो। ओके, मतलब अलग अलग टाइप सब टाइप करके सब चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, लेकिन हमें सब इतना यहाँ पर नहीं जानना। ओके, लीगो फैसिलिटीज़ जो हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ये ही जो है वो चलाई गई हैं। अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले इन्होंने एक बाइनरी ब्लैक होल मर्जर से ओरिजिनेट हुए सिग्नल को डिटेक्ट करना शुरू किया था। ओके, उस दिन 14 सितंबर 2015 था और ग्रेविटेशनल वेव्स की जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें एक नई एरा का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर हुआ। मतलब हमें कुछ ऐसा पता चला जिससे कि ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन में नए द्वार जो है वो यहाँ पर खुल गए। हमने पहली बार डायरेक्ट डिटेक्शन किया ग्रेविटेशनल वेव का, कब? 2015 के अंदर। उसके बाद इस तरीके के 30 डिटेक्शन जो है वो हम अब तक यहाँ पर कर चुके हैं, जो कि अलग अलग मर्जर से यहाँ पर हुए हैं। लाइक न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर हुआ है, या ब्लैक होल्स का मर्जर हुआ है, या एक न्यूट्रॉन स्टार का और एक ब्लैक होल का मर्जर जो है वो हुआ है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। अब बहुत से बच्चों को अगर ना पता हो कि ग्रेविटेशनल वेव होती क्या है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स तो कुछ भी नहीं है, आपका जो कह सकते हैं कि स्पेस में, ओके, स्पेस में अलग अलग तरीके की जो मैसिव बॉडीज़ हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के ग्रेविटेशन में घूमने लगती हैं। ओके, घूमने के साथ साथ उनमें रिपल्स जो हैं वो यहाँ पर होने लगते हैं। ओके, और वो रिपल्स जो हैं वो आपके पृथ्वी की तरफ यहाँ पर आते हैं। पृथ्वी की तरफ आते हुए इन रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। जरा सा इमेज को देखिएगा, इसमें से एक को आप जो है वो कंसीडर कीजिए कि वो आपकी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार है। ओके, और एक को आप जो है वो ऑब्जर्व कीजिए कि वो ब्लैक होल है। इन दोनों की अपनी ग्रेविटी होगी और ये दोनों एक दूसरे की ग्रेविटी में इस तरीके से घूम रहे हैं। ये जो रिपल्स चारों तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती हैं। ये पृथ्वी की तरफ आते हैं और भी सिस्टम्स में और भी प्लैनेट्स की तरफ जाते होंगे, लेकिन हम जो है वो पृथ्वी पर हैं तो हम इनको ऑब्जर्व पृथ्वी पर करते हैं। ओके, अब ये न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल हो सकते हैं, या न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं, या ब्लैक होल हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो क्रिएट यहाँ पर होती हैं। ओके,
तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। जो छोटी बॉडीज़ हैं उनमें वो भी ग्रेविटेशनल वेव्स को जो हैं वो आपका फॉलो करेंगी, लेकिन आप देखो कि इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो काफ़ी हल्की हो जाती हैं। तो इसीलिए हम जो मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं लाइक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार हैं उनके ज़रिए इसको डिटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे की ग्रेविटी के अराउंड तो घूम ही रहे हैं। जब जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती रहेगी, थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी, सिमिलर नहीं होगी, तो धीरे धीरे दूसरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो वाली बच जाएगी। ओके, तो बाद में कोलिजन वगैरह यहाँ पर हो जाएगा और इससे लाइट और ये सब रेडिएशन जो भी निकल करके आता है, रिपल्स वगैरह, वो सब हम जो है वो ऑब्ज़र्व करने का काम करते हैं। तो इसके ऑब्जर्वेशन के लिए लीगो ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर है। अब लीगो के अंदर में आप देखो कि एडवांस लीगो है तो उसको ए लीगो कहा गया, एडवांस लीगो। इसके अलावा एडवांस विर्गो भी यहाँ पर है, ADV। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में, उनको मॉनिटर करने में, ये सब हमारी जो है वो मदद यहाँ पर जो है वो लगातार कर रही हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास दो फैसिलिटीज़ हैं, ए लीगो और ADVGO, यानी कि एडवांस्ड विर्गो। तो ये फैसिलिटी यूरोप में हमारे पास मौजूद हैं और ओनली ऑब्जर्वेटरीज़ हैं जिनकी मदद से हम ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन करते हैं। इसके अलावा पिछले साल एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जापान के अंदर में लॉन्च किया गया। जापान के अंदर में जो आपका कैमियोका है, जीफू के अंदर, ये सब हाईलाइट है। ओके, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ है, कैसे है, लेकिन काम की चीज़ है, इसीलिए आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो है वो एक एडवांस लीगो ऑब्जर्वेटरी उसको भी ओपन किया जा रहा है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको ये वाली जो लोकेशंस हैं ये भी ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं और इसको हम कहेंगे कैमियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर लेबोरेटरी, और इसकी मदद से ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कैमियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर को इन शॉर्ट KAGRA, कागरा, इस तरीके का कुछ यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ये भी हमारी जो है वो मदद करेगा। तो लगभग 3 फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर हो गई हैं, जो कि मैसिव बॉडीज़ लाइक ब्लैक होल वगैरह के द्वारा जो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो है वो यूनिवर्स में देखने के लिए मिलती हैं, तो उनको ऑब्ज़र्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। तो बस इतना सा आर्टिकल था, इसको ही आपको जानना था। बाकी और कुछ इसमें काम की चीज़ें जो है वो नहीं निकल कर के आई। अब अगर बात करें इसकी KAGRA की, कागरा की, तो अभी ये फैसिलिटी सब बन रही है। आप थोड़ा सा एडवांस ही चल रहे हैं। आपको कम से कम इतना तो पता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ए लीगो, और इसके अलावा एडवांस्ड विर्गो, और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक KAGRA नाम की फैसिलिटी भी जो है वो मार्केट में आई है। तो आप थोड़ा सा इतना पढ़ रहे हो, यही बहुत है। बाकी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि व्हाट इज़ द लीगो। ओके, तो ये सब चीज़ें भी निकाल करके आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो निकल करके आती हैं। इसके अलावा आगे बात करें, लिखा हुआ है पैकेजिंग फूड लुकिंग फॉर ड्यूरेबल एंड एफिशिएंट ऑप्शन। तो लगातार पैकेजिंग होती है। पुराने समय में ये होता था कि भाई जो फूड आइटम्स हैं उनको पत्तों वगैरह में सब प्रिजर्व किया जाता था, या नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल जो फूड पैकेजिंग के ऑप्शंस हैं वो चेंज हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा एनवायरमेंटल सेफ्टी पर भी ध्यान देते हैं। ओके, ड्यूरेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे, या फिर जो पैकेजिंग मटेरियल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे, या उसके अंदर हम कुछ इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी हम यहाँ पर जो है वो करते हैं। बात करते हैं आगे और देखते हैं कि ऐसे कौन से मॉडर्न मेथड यहाँ पर हैं जो कि पैकेजिंग में हम एट द प्रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है आपका मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, एक है आपका एक्टिव पैकेजिंग, एक है आपका इंटेलिजेंट पैकेजिंग। इस तरीके से हम फूड की शेल्फ लाइफ को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसके अलावा हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं। तो पहले बात करते हैं मॉडर्न पैकेजिंग की। और मॉडर्न पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो आप देखो कि जो बहुत सारी फूड कॉरपोरेशंस हैं वो पब्लिक के अंदर में अवेयरनेस अब यहाँ पर बढ़ गई है पैकेजिंग आइटम्स को लेकर के।
तो फूड कॉरपोरेशन जो अपनी पैकेजिंग मटेरियल है उसके कंपोजिशन को चेंज यहाँ पर कर रही हैं। कंपोजिशन को चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे शैम्पू का पैकेट है तो वो आपका 2-3 लेयर की होती है, ओके, तो वो काफ़ी ख़तरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, तो अब उसको धीरे धीरे कंपनीज जो हैं वो कम यहाँ पर कर रही हैं, ओके। तो ऐसे केमिकल्स अपने पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल नहीं कर रही हैं जो कि हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो। जैसे प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक की बोतल पर पहले उसके अंदर में बिस्फेनॉल ए जो है वो यहाँ पर ऐड किया जाता था, ओके। बिस्फेनॉल ए की अगर हम बात करें तो वो बायोमैग्निफिकेशन वगैरह के ज़रिए ह्यूमन फूड सिस्टम में एंटर कर रहा था, इसीलिए सरकार ने धीरे धीरे उसको जो है वो बंद कर दिया। अब प्लास्टिक की बोतल्स पर साफ साफ लिखा आता है इट इज़ अ BPA फ्री, ओके, या PFAS फ्री। तो ये चीज़ दिखाती है कि पैकेजिंग जो है वो कुछ मॉडर्न तो यहाँ पर हुई है। इसके अलावा इस तरीके के बहुत सारे और मटेरियल जिनको हम फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल कहते हैं पैकेजिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल ऐसे सभी मटेरियल होते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से फूड के कॉन्टैक्ट में आए ही होंगे, चाहे वो हार्वेस्टिंग के दौरान आए हों, चाहे वो प्रोडक्शन के दौरान आए हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के, चाहे स्टोरेज के, ओके। तो ऐसे सभी मटेरियल्स जो है वो धीरे धीरे बंद करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो की जा रही है। अगर हम बात करें फूड एंड बेवरेजेस पैकेजिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें पहले बिस्फेनॉल ए का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस के अंदर में ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी, किडनी डिजीज़, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, इन सब का कारण जो है वो यहाँ पर बन गया। और इसी चीज़ को देखते हुए फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने बिस्फेनॉल ए की पैकेजिंग को बंद कर दिया, उसके ऊपर बैन जो है वो लगा दिया, ओके। इसके अलावा इस तरीके के 600 से अधिक और भी केमिकल्स हैं जिनको हम फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फूड के कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आते हैं। इनमें से आप बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए भी देख सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट को छोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि म्यूटेजेनिक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बायो एक्यूमुलेटिव हैं या एनवायरमेंटली हार्मफुल हैं। तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इनको धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अब चीज़ों पर BPA फ्री या पैराबीन फ्री जो है वो देखने के लिए मिलता है, लाइक शैम्पू, सोप, कॉस्मेटिक्स, इन सब पर पैराबीन फ्री आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड द मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ओके। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपका बेसिकली जिस चीज़ को आप पैक कर रहे हो उसका एटमॉस्फेयर अंदर का जो है वो किसी भी चीज़ से चेंज ना हो, उसके लिए ये काम जो है वो किया जाता है। तो उसके जो अंदर का पैकेजिंग के जो अंदर का एटमॉस्फेयर है उसको मॉडिफाई किया जाता है, और इससे आप देखो जो न्यूट्रिशनल है या सेंसरी क्वालिटीज़ हैं वो बनी रहती हैं। और हार्वेस्ट के बाद जब प्रोडक्ट डेटोरेट होना शुरू हो जाता है उस प्रोसेस को रोकने के लिए काम यहाँ पर किया जाता है, ओके। तो पोस्ट हार्वेस्ट मेथड है एक तरीके से इंटेलिजेंट पैकेजिंग का एक मेथड है ये, ओके, आप सबसेट कह सकते हैं इसको। और जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसको उसी एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जाती है जिसमें उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ यहाँ पर जो है वो हो जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें आपसे बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से एक्टिव पैकेजिंग यहाँ पर आ जाती है। एक्टिव पैकेजिंग में भी कुछ यहाँ पर नहीं है, और इसमें यही है कि भाई जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज़ करना है, इस तरीके के फूड कंपोनेंट्स वगैरह का यूज़ करना है, साथ ही साथ इसकी जो कंडीशन है या सेफ्टी है वो भी यहाँ पर हमें जो है वो बढ़ा करके रखनी है। तो इस तरीके के कुछ एडिटिव्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जो कि एक्टिव होते हैं और एक्टिव तरीके से काम जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। एक्टिव पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो ऑर्डर है या मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि प्रोडक्ट सड़े ना। इसके अलावा हम जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इथाइलिन गैस है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट या एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं वो रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर में प्रोडक्ट डेटोरेट ना हो जाए, ओके। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखो। इसी तरीके से इंटेलिजेंट पैकेजिंग आ जाती है। इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन समझो कि कभी कभी कंटेनर्स के ऊपर अलग अलग तरीके के जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लगी भी आती हैं, जो कि सेंसर वगैरह हो सकते हैं, बारकोड हो सकते हैं, या लीकेज इंडिकेटर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं कि दिखाने के लिए हो सकते हैं, टाइटनेस दिखाने के लिए हो सकते हैं। आप एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है फ्रेश, क्यों? क्योंकि इसके जो लेवल है उस पर हरे रंग का निशान यहाँ पर है। यहाँ लिखा हुआ है वार्निंग, क्योंकि इसका जो लेवल है उस पर आपका निशान रेड हो गया। तो जैसे ही प्रोडक्ट सड़ेगा ये सेंसर आपको बता देगा कि भाई प्रोडक्ट जो है वो अब ख़राब हो गया है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप समझ गए ना मैं किस तरीके से इंटेलिजेंट पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। बस समझना है, रटना कुछ नहीं, बात ख़त्म। इसके अलावा हम आगे चलें तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं फूड पैकेजिंग में, एंटी माइक्रोबियल्स या पैथोजन कंटेमिनेशन डिटेक्शन के लिए, या हाई गैस बैरियर
प्लास्टिक्स के लिए या यूवी प्रोटेक्शन के लिए, ये सब काम जो है वो यहाँ पर इन कामों को किया जा सकता है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें निकल कर के आती हैं। और फूड पैकेजिंग के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं निकलेगा, वैसे भी क्वेश्चन निकलेगा तो आपके पास और डायनामिक्स जो हैं वो भी हो जाते हैं, जो कि आपको पहले लिखने पड़ेंगे, बाद में ये सब चीज़ें जो आती हैं ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ी हैं आर्टिकल के। इससे पहले और भी बेहतर चीज़ जो है वो आपकी निकल कर के आ जाती हैं जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में एक पर्टिकुलर स्टेप यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप पढ़ते हो, तब उनके अंदर में कुछ स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स निकल करके आती हैं, उन पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। खैर, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। और 2-3 ऐसे छोटे मोटे आर्टिकल और थे, जैसे कि आईआईटी दिल्ली आब प्रहारी ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया आईआईटी दिल्ली और कुछ यूके रिसर्चर्स एंड इनोवेशंस के द्वारा। और ये बेसिकली ये है कि भाई वाटर सिक्योरिटी हब नाम का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसकी मदद से जो ऐसे रीज़न है एनसीटी के, दिल्ली के, जहाँ पर पानी की सिक्योरिटी या सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर इसको मॉनिटर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो नाम है आईआईटी दिल्ली आब प्रहारी। ऐसे ही आप देखोगे कि लो कॉस्ट सेंसर डेवलप किए हैं, जिसकी मदद से हम जो रिवर्स के लेवल को मॉनिटर करने का काम करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लिखने के कुछ काम आ सके। लेकिन आप समझिए कि इतना दिमाग ख़राब होता है पेपर में बैठ करके कि ये सब चीज़ें याद आनी लाजमी है ही नहीं। तो आपको क्या, किसी को भी याद नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, अब मैंने ये बात बोल दी है तो हो सकता है आपको ये बात याद रह जाए। ओके, तो रिवर्स के लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए इस तरीके के सेंसर जो हैं वो डेवलप यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये सब कॉस्ट इफेक्टिव सेंसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन ने इसको डेवलप किया है। बाकी बेफालतू के पॉइंट निकालने के लिए तो मैं अभी इसके ऊपर गूगल करके इसके अंदर से 1000 पॉइंट जो है वो आपको निकाल करके एक PDF कंपाइल करके दे दूँ, लेकिन आप समझो हमारे किसी काम की नहीं। पूरी मैगज़ीन हमने पढ़ी, लेकिन सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकालने, ठीक है, चीज़ें कम हैं, चीज़ें इधर उधर की ज़्यादा हैं, लेकिन वही चीज़ें जो हैं वो आपको पता रहनी चाहिए कि हाँ भाई चल क्या चीज़ें रही हैं, हम कर क्या रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, किस चीज़ पर रिसर्च चल रही है फ़िलहाल, है किस चीज़ की बातें हम कर रहे हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। बाकी 1 बाय 1 रटना नहीं है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है और इस तरीके को थोड़ा सा फॉलो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से मैगज़ीन जो है वो ख़त्म होती है। पता नहीं कितनी बड़ी हुई या कितनी छोटी हुई, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। इससे ज़्यादा कोई भी पॉइंट या आर्टिकल मैगज़ीन में आपके काम का नहीं हो जाता। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इसकी PPT PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।